घर टूटा है मेरा फिर बन जाएगा, वक्त बदला है मेरा फिर बदल जाएगा। तुम किस गुमान में हो, हमने तो ताजो तखत उलटते पलटते देखे हैं जनाब, ये वक्त ही है फिर बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपातकाल का प्रभाव। कि जब भारत के अंदर आपातकाल लगता है, भारत या भारत के किसी क्षेत्र पर जब आपातकाल लगता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आज के लेक्चर में हम लोग आपातकालीन प्रावधानों के प्रभावों पर बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान के भाग 18 और उसमें अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिसमें 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ये तीनों ही प्रकार के आपातकाल जब भारत पर लगते हैं या भारत के किसी क्षेत्र या भाग पर लगते हैं तो उसका हमारे संविधान पर, हमारी शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज के लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आप जानते होंगे कि जो लोग काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हैं कि हम लोगों ने काफ़ी समय पहले एक ये टॉपिक किया था जहां पर हमने तीनों प्रकार के आपातकाल की तुलना की थी। और आज के लेक्चर को सुनने से पहले अगर आप पहला लेक्चर को सुन लेंगे, समझ लेंगे, तब आपको आज का लेक्चर समझना ज़्यादा आसान होगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद वापस आइएगा और फिर इस टॉपिक को, इस आज के लेक्चर को सुनिएगा। तब आपको ये टॉपिक, ये आपातकालीन प्रावधान जो संविधान का एक बड़ा जटिल विषय माना जाता है, आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2-3 बातें, बेसिक सी बातें जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले कि हमारे संविधान का भाग 18 और उसमें अनुच्छेद 352 से 360 आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख करते हैं। इतना क्लियर है, क्योंकि बेसिक से ऊपर तक बात करूंगा तो भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 ये सारे के सारे अनुच्छेद आपातकाल से जुड़े हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को लिया गया है। और चौथी बात कि जब आपातकाल लगता है तो कुछ फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जाता है, तो वो प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ये नहीं कहना कि आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिए गए हैं। आपातकालीन प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, लेकिन आपातकाल में जब मूल अधिकारों को छीना जाता है, मूल अधिकारों का सस्पेंशन होता है, तो वो प्रावधान हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए हैं। अब इसे वाइमर क्यों कहते हैं? वाइमर जर्मनी का एक नगर है जहां पर जर्मनी की संविधान सभा ने जर्मनी के लिए संविधान को तैयार किया, इसलिए जर्मनी के संविधान को जर्मनी का वाइमर संविधान कहते हैं। तो एक बेसिक सी बातें हैं। इसके अलावा आप ये भी जानते होंगे कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात कही गई है। पहले को हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानते हैं, नेशनल इमरजेंसी। हालांकि हमारे संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। आर्टिकल 352 में लिखा होता है आपात की उद्घोषणा, जिसे हम लोग सामान्यतः राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। तो इसका संबंध आर्टिकल 352 से है। दूसरा आपातकाल है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, जिससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है 356।
याद रखिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 356 में राष्ट्रपति शासन नहीं लिखा हुआ है, वहां पर लिखा गया है कि राज्यों के संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना। और जब राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो वहां पर राष्ट्रपति के माध्यम से शासन होता है, इसीलिए इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लिखा हुआ है। तो ये बेसिक सी बात थी जो आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैंने आप लोगों को बताई। मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर आप वो पुराना लेक्चर जहां पर हमने तीनों प्रकार के आपातकाल की तुलना की है, अगर आप उसको सुनकर आएंगे, समझ कर आएंगे, तो आपके लिए ये वाला लेक्चर समझना आसान होगा। मेरा पॉलिटी के लेक्चर बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि पॉलिटी ही आसान और सरल विषय है, खामखा इसे जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं है, और पॉलिटी को, कॉन्स्टिट्यूशन को आसान बनाने के लिए ही इस प्रकार के लेक्चर को हम लोगों ने शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपातकाल का प्रभाव। आपातकाल के प्रभाव को समझने से पहले 2-3 बातें अच्छे से समझ में आ जाएं तो आसान रहेगा। देखिए, सबसे पहले जब हम आपातकाल की बात करते हैं तो आपातकाल का मतलब तीनों प्रकार के आपातकाल से होगा। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन, और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी। याद रखिएगा कि जब हम कहते हैं कि आपातकाल का प्रभाव, इंपैक्ट क्या पड़ता है इमरजेंसी का, तो यहां पर आपातकाल का मतलब तीनों प्रकार के आपातकाल से है। नेशनल इमरजेंसी से जुड़े हुए आर्टिकल कौन कौन से हैं? 352, 353, 354, 355, 358 और 359। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ना कि भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख करता है। 3 प्रकार के आपातकाल हैं, जिसमें जो पहला आपातकाल है जिसे हम लोग नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़े हुए आर्टिकल 352, 53, 54, 55, 58 और 59 है। अगर हम प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो यहां पर 2 आर्टिकल को पढ़ा जाता है, 356 और 357। अगर हम वित्तीय आपातकाल की बात करें तो यहां पर आर्टिकल 360 को पढ़ा जाता है। तो यहां पर जब हम कहते हैं कि आपातकाल का प्रभाव, तो यहां पर हमें बहुत सारे आर्टिकल को समझना होगा। अब बात करते हैं प्रभाव की। तो प्रभाव के अंदर भी आपको 3 चीजों को समझना है। आपातकाल का जो प्रभाव है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला, सेंटर स्टेट के रिलेशंस पर, केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल का केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव, राष्ट्रपति शासन का केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव, या फिर वित्तीय आपातकाल का केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। तीनों सवाल अलग अलग हैं। या फिर एक कंपैरेटिव सवाल कि आपातकाल का केंद्र राज्य संबंधों पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इस तरीके से भी आ सकता है। 3 अलग अलग टॉपिक हुए या 3 अलग अलग सवाल हुए और एक सवाल एक साथ। दूसरा है विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल पर प्रभाव, यानी आपातकाल का लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहां पर तीनों आपातकाल नहीं आएंगे। इस बात को समझिएगा कि लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान पड़ता है। राष्ट्रपति शासन का लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल से कोई लेना देना नहीं है। वित्तीय आपातकाल का लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल से कोई लेना देना नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर जो प्रभाव पड़ता है वह केवल
राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी का पड़ता है। तीसरा है मूल अधिकारों पर प्रभाव, एफआर पर यानी मूल अधिकारों पर प्रभाव। यह भी ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकारों पर प्रभाव केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही पड़ता है। राष्ट्रपति शासन या फिर वित्तीय आपातकाल का हमारे फंडामेंटल राइट्स पर किसी भी प्रकार का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इतनी बात समझ में आई? आपातकाल का मतलब तीन प्रकार के आपातकाल। तीनों प्रकार के आपातकाल से जुड़े हुए आर्टिकल कौन कौन से हैं? और जब हम आपातकाल के प्रभाव की बात करते हैं तो सेंटर स्टेट रिलेशंस पर, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर और फंडामेंटल राइट पर, और यहां पर केंद्र राज्य संबंधों पर तीनों का प्रभाव पड़ता है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों ही प्रकार के आपातकाल का केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल और मूल अधिकारों पर प्रभाव केवल और केवल नेशनल इमरजेंसी का पड़ता है। इतनी बात समझ में आई होगी। अब यहां पर ये जो लिखा है सेंटर स्टेट रिलेशन, इसके बारे में दो तीन बातों को समझ लीजिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तीन प्रकार के केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है। पहला विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशन। दूसरा है कार्यकारी या फिर प्रशासनिक संबंध, कार्यपालिका संबंध कह लीजिए, एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। और तीसरा है वित्तीय संबंध यानी फाइनेंशियल रिलेशन। तो हमारे यहां केंद्र और राज्यों के बीच में तीन प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल रिलेशन। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहां पर चार प्रकार के रिलेशन आपको मिलेंगे। इन तीन के अलावा वहां पर आपको जुडिशियल रिलेशन भी मिलेगा, यानी न्यायिक संबंध भी मिलेंगे। एक बात और ध्यान में रखिएगा, केंद्र राज्य संबंध केवल उसी देश या उसी शासन व्यवस्था का विषय होता है जहां पर फेडरलिज्म का कंसेप्ट पाया जाता है। अगर किसी देश की शासन व्यवस्था एकात्मक संबंधों पर आधारित है तो वहां पर आपको केंद्र राज्य संबंध नहीं मिलेंगे। जैसे ब्रिटेन एक एकात्मक संबंधों पर या एकात्मक संविधान पर आधारित है, वहां पर आपको सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ने को नहीं मिलेगा। सेंटर स्टेट रिलेशन केवल उन देशों की विशेषता होती है जहां पर संघवाद यानी फेडरलिज्म के कंसेप्ट को पूरा या फिर अधूरा अपनाया गया है। तो इसलिए आपको केंद्र राज्य संबंध भारत में देखने को मिलेंगे, क्योंकि भारत में भी एक सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था का निर्माण किया गया है जो कनाडा से ली गई है। अमेरिका में संघवाद का एक बहुत बड़ा रूप पाया जाता है, तो वहां पर आपको केंद्र राज्य संबंध चार प्रकार के मिलते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल और जुडिशियल रिलेशन। भारत में केवल तीन प्रकार के रिलेशन पाए जाते हैं, क्योंकि भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशरी का प्रोविजन किया गया है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो ये थोड़ी सी बातें, बेसिक सी बातें समझ में आई होंगी कि तीन प्रकार के आपातकाल हैं और इन तीनों प्रकार के आपातकाल का इंपैक्ट के बारे में हमें इन तीन टॉपिक को आधार बनाना है, जिसमें केंद्र राज्य संबंधों में तीन प्रकार के संबंधों को हमें पढ़ना है। ठीक है, कोई भी अगर समस्या उत्पन्न हो समझने में या आपको ऐसा लगे कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और लगभग अगर आप किसी भी वीडियो में देखेंगे तो अपने जो भी कमेंट्स या जो आपके डाउट होते हैं तो उनका जो भी सॉल्यूशन या समाधान होता है वो मैं पर्सनली अपने लेवल पर आपको प्रोवाइड करवाता हूं। चलिए अब आते हैं राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव। इसका मतलब कि अगर हमारे देश में, भारत में या भारत के किसी भाग में नेशनल इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 352 लगता है, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो फिर वही हमें तीन भागों में बांटना है, पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल का
केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नोटबुक लेके रखिए, जैसे जैसे आपको समझना है उसके अकॉर्डिंग आप लोग नोट डाउन करते चले जाएंगे तो चीजें आसान होंगी। दूसरा है लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? और तीसरा मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? फंडामेंटल राइट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? मान लीजिए कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का मूल्यांकन करें, तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव को हम लोग 3 पॉइंट के बेसिस पर समझते हैं: सेंटर स्टेट रिलेशन, फंडामेंटल राइट और हाउस ऑफ पीपल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो टेन्योर है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। और केंद्र राज्य संबंधों में आप लोग 3 चीजों को पढ़ेंगे। पहला, लेजिस्लेटिव रिलेशंस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और तीसरा, हमारे फाइनेंशियल रिलेशंस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इतनी बात समझ में आई? चलें आगे। कोई दिक्कत तो नहीं, बोर तो नहीं हो रहे हैं? ठीक है, बोर हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली बार मैं कोई और शायरी याद करके लाऊंगा जिससे आपको प्रेरणा मिले। चलिए अब एक एक कर तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक ब्लैंक पेज ले लिया है ताकि समझना आसान रहे। हम लोग पढ़ रहे हैं कि नेशनल इमरजेंसी का सेंटर स्टेट रिलेशंस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। यह आज का हमारा पहला टॉपिक है कि राष्ट्रीय आपातकाल का 352 का केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। केंद्र राज्य संबंध 3 प्रकार के हैं, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विधायी संबंध, इंग्लिश में हम लोग कहेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशन। उसके बाद आएंगे हमारे एग्जीक्यूटिव कह लीजिए या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव भी कह सकते हैं, उन रिलेशंस पर। और फाइनेंशियल रिलेशन, वित्तीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें आपके जो विधायी और कार्यकारी संबंध है ये आपके संविधान के भाग 11 का विषय है। संविधान के भाग 11 का विषय है, पार्ट 11। पार्ट 11 में ना 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, जिसमें पार्ट 11 में जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें 245 से लेकर अपना 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में बताया गया है। 256 से लेकर 263 तक केंद्र राज्य प्रशासनिक या फिर कार्यकारी संबंधों के बारे में बताया गया है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 12 है, पार्ट 12, और उसमें अपना 268 से लेकर 293 तक फाइनेंशियल यानी वित्तीय संबंधों के बारे में बताया गया है। कभी समय लगा तो केंद्र राज्य संबंधों पर एक अलग से वीडियो बनाकर बात करेंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है केंद्र राज्य संबंधों का, क्योंकि एक थ्योरेटिकल पक्ष भी है और एक प्रैक्टिकल पक्ष भी है। तो सैद्धांतिक पक्ष पर किसी दिन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर भारत के या भारत के किसी भाग या किसी क्षेत्र पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, जो 3 आधारों पर लगता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अगर 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसका केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं कि विधायी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विधायी संबंधों का मतलब होता है कानून बनाने की शक्ति के संदर्भ में। भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का काम संसद करती है। राज्य की विधानमंडल या राज्य की विधानसभा अपने राज्य क्षेत्र में, अपने राज्य की टेरिटरी में लॉ बनाने का काम करती है। यानी
केंद्र राज्य विधायी संबंधों को समझने के दो आधार होते हैं। एक को कहते हैं क्षेत्रीय विस्तार। मैंने बोला कि किसी दिन और समझाऊंगा, लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा समझा देता हूं। क्षेत्रीय विस्तार और दूसरा होता है विषय क्षेत्रीय विस्तार। ठीक है, क्षेत्रीय विस्तार का मतलब कि संसद का कानून कहां पर लागू होगा। संसद का कानून पूरे भारत पर लागू होता है, जबकि राज्य का कानून उस राज्य की टेरिटरी पर लागू होता है। विषय क्षेत्रीय विस्तार का मतलब कि संसद को किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। तो संसद संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है, जबकि राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानमंडल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। यानी दोनों के बीच में एक स्पष्ट संबंध है कि आप किन विषयों पर कानून बनाएंगे, आपका बनाया हुआ कानून कहां पर लागू होगा, उसका टेरिटोरियल एरिया क्या होगा, यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है। लेकिन जब भारत पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तब क्या होता है। सबसे पहले हमारी संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। यानी जब भारत पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है, जो सामान्यतः नहीं होता। दूसरा सवाल यह है कि क्या राज्य की विधानमंडल का अधिकार या राज्य की सरकार का अधिकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार छीन लिया जाता है। तो उत्तर है नहीं, छीना नहीं जाता। इसका मतलब यह है कि राज्य सूची के विषय पर राज्य भी और संसद भी यानी केंद्र भी, दोनों को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। राज्य के पास भी रहेगा लेकिन संसद को भी मिल जाता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर एक ही विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाती हैं तो आप जानते हैं एक कंडीशन को छोड़कर संसद के कानून को ही प्राथमिकता दी जाती है। तीसरी बात, अगर हम मान लेते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत पर नहीं लगा, राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत पर नहीं लगा, केवल भारत के किसी भाग या किसी क्षेत्र पर लगा है, तो क्या केवल उसी क्षेत्र या उसी भाग या उसी राज्य की राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होगा। तो उत्तर है नहीं। इसका मतलब यह है कि संसद पूरे भारत के लिए या भारत के किसी भाग के लिए भी स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार रखती है, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल कुछ राज्यों में ही क्यों ना लगा हो। पार्लियामेंट को राज्य सूची के सभी विषयों पर सभी राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार मिलता है, चाहे वो एक ही राज्य पर नेशनल इमरजेंसी लगी हो। चौथी बात, मान लीजिए कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा, संसद ने राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया, अब राष्ट्रीय आपातकाल हो गया है समाप्त, तो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया था उस स्टेट लिस्ट पर राज्यों के लिए, उसका क्या होगा। तब ऐसी कंडीशन में वो 6 महीने तक लागू रहेगा। यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अगर समाप्त भी हो जाती है तो भी वह कानून कम से कम 6 महीने तक लागू रहेगा। उसके बाद चाहें तो राज्य विधानमंडल उसको अबॉलिश या फिर समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा राष्ट्रीय आपातकाल का केंद्र राज्य के विधायी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव रिलेशंस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। कार्यकारी संबंध क्या होते हैं। देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, और दोनों ही अपनी मंत्री परिषद की सलाह से काम करते हैं। ये आप लोग कार्यकारी यानी कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट में पढ़ते हैं। तो यहां पर सवाल यह है कि अगर भारत पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो केंद्र राज्य के प्रशासनिक या कार्यपालिका संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले
सेंटर गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने की पावर बढ़ जाएगी, निर्देश देने की शक्ति इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि सामान्य स्थितियों में भी केंद्र सरकार राज्यों को समय समय पर कुछ डायरेक्शन देती है, जिसका संबंध आर्टिकल 256 और 257 से होता है। ये केंद्र राज्य कार्यपालिका संबंधों में पढ़ा जाता है, वो हम लोग कभी और पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर केंद्र राज्यों को समय समय पर कुछ डायरेक्शन देती है, जो कि आर्टिकल 256 और 57 में लिखे गए हैं। लेकिन जब भारत पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो केंद्र सरकार की राज्य सरकारों को डायरेक्शन देने की पावर बढ़ जाती है। और आपको एक आर्टिकल शायद पता हो, 365। नहीं पता तो पहले वाला वीडियो देखिएगा, वहां पर राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में 356 और 365 को बताया गया है। 365 ये कहता है कि यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करती तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि यदि नेशनल इमरजेंसी भारत पर या भारत के किसी भाग पर लागू है तो सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने की पावर बढ़ जाती है, और यदि स्टेट गवर्नमेंट उन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करती तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी बात, यहां पर भी वो सेम प्रावधान लागू होगा। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रीय आपातकाल केवल भारत के किसी एक या दो या तीन राज्यों में लगा है, लेकिन सेंटर गवर्नमेंट की डायरेक्शन देने की जो पावर है, अथॉरिटी है, वो पूरे भारत के लिए रहेगी। बेशक नेशनल इमरजेंसी किसी पार्ट पर ही लगी हो, यानी उसकी डायरेक्शन देने की जो पावर है वो पूरे भारत पर रहेगी। बेशक नेशनल इमरजेंसी कुछ स्टेट पर ही क्यों ना इंप्लीमेंट हुई हो। तो यह था केंद्र राज्य संबंधों में प्रशासनिक या कार्यपालिका संबंधों पर प्रभाव किसका, नेशनल इमरजेंसी का। अब आते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वित्तीय संबंध का मतलब होता है टैक्स, आमदनी, पैसा, इससे लेन देन के संबंध में। तो जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट सेंटर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप लोग जानते होंगे कि फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर केंद्र और राज्यों के बीच में करों का बंटवारा होता है। तो जो केंद्र और राज्यों का बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है, राष्ट्रीय आपातकाल में प्रेसिडेंट उस पैसे को कम या फिर समाप्त कर सकता है। मान लीजिए ये कहा गया कि 100 करोड़ रुपए में से 50-60 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, 40 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा, ऐसा फाइनेंस कमीशन ने कहा। उसकी रिकमेंडेशन को मान लिया गया। अब नेशनल इमरजेंसी लग गई, तब प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो चाहे तो उस पैसे को कम कर सकती है कि भाई 40 नहीं, भाई 30 करोड़ देंगे क्योंकि नेशनल इमरजेंसी लगी है, या फिर नहीं देंगे, ऐसा भी कर सकती है। किसके पास अथॉरिटी है? प्रेसिडेंट के पास है कि जब भी भारत में नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तो केंद्र के द्वारा राज्यों को जो पैसा दिया जाता है उसमें कटौती कर सकता है, कमी कर सकता है, या फिर समाप्त भी कर सकता है। और यहां पर विशेष बात क्या है? मान लीजिए कि 6 महीने तक नेशनल इमरजेंसी भारत में लागू रही और हमारे राष्ट्रपति ने केंद्र और राज्यों के बीच में जो करों का बंटवारा था उसको कम कर दिया, समाप्त कर दिया, तो क्या 6 महीने के बाद वो वापस से पुराने जैसा हो जाएगा? तो इसका उत्तर है नहीं, वो पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के लिए लागू रहता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर राष्ट्रीय आपातकाल बीच में भी समाप्त हो जाता है तो वो जो राष्ट्रपति ने ऑर्डर पास किया है, जो कहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कम किया जाता है या समाप्त किया जाता है, वो नेशनल इमरजेंसी समाप्त होने पर भी
उस फाइनेंशियल ईयर के लिए लागू रहेगा, क्योंकि वो पूरे एक साल के लिए प्रोविजन होता है। और तीसरी बात, प्रेसिडेंट अगर ऐसा कोई डायरेक्शन देता है या नियम बनाता है कि पैसों में कटौती करता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के बाद उसे पार्लियामेंट के दोनों हाउस में, संसद के दोनों सदनों में रखना पड़ता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति ने वो जो कटौती की या समाप्ति की, उस प्रस्ताव को पार्लियामेंट के दोनों हाउस में रखना पड़ता है। तो वापस आते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि आपातकाल का प्रभाव, तीन प्रकार के आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है, जिसमें हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा, केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा है कि लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसका? राष्ट्रीय आपातकाल का। याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल का लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव केवल राष्ट्रीय आपातकाल का पड़ता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है या विधानसभा का? 5 वर्ष। प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष। लेकिन अगर भारत में नेशनल इमरजेंसी लागू है, राष्ट्रीय आपातकाल यदि भारत में लागू है, तो संसद, ध्यान से समझिएगा, संसद विधि बनाकर लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। जैसा कि हुआ था 42वें संशोधन के द्वारा, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। एक बार में 1 वर्ष। कैसे? पार्लियामेंट करेगी कानून बनाकर। क्या 1 वर्ष से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है? जी हां, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट को फिर से लॉ बनाना पड़ेगा, फिर से उसको पास करना पड़ेगा, फिर एक बार में फिर से 1 वर्ष। यानी एक बार में अगर पार्लियामेंट उस प्रस्ताव को पास करती है तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ाया जा सकता है? जितना चाहे उतना, लेकिन एक बार में 1 वर्ष। इसमें 2 बातें जो ध्यान में रखिएगा, ये कहां लिखा है, ये जो मैंने बात बोली ये कहां लिखी है? लोकसभा के लिए लिखी है अनुच्छेद 83 में, और विधानसभा के लिए ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 172 में। 352 से लेकर 360 तक ये मामला नहीं लिखा हुआ है। लोकसभा का कार्यकाल राष्ट्रीय आपातकाल में संसद विधि के द्वारा एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकती है, यह आर्टिकल 83 में लिखा है, और वहां पर आर्टिकल 172 में लिखा है। यह आर्टिकल याद रखिएगा। इसके अलावा एक आखिरी बात यहां पर, यदि मान लीजिए कि आपातकाल की घोषणा, नेशनल इमरजेंसी जो है वो समाप्त हो गई, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तब ऐसी कंडीशन में लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल जो 1 वर्ष बढ़ाया गया था वो 1 वर्ष तक बढ़ा नहीं रहेगा, वो केवल 6 माह तक रहेगा। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि नेशनल इमरजेंसी भारत में लगी, पार्लियामेंट ने लॉ बनाकर लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को 5 साल की जगह 6 साल कर दिया। अब मान लीजिए कि 5 साल 2 महीने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है, तो वो पूरे 6 साल तक नहीं रहेगी फिर लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल। ऐसी कंडीशन में वो केवल 6 महीने तक ही और लागू रहेगा। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा, और ये जो छोटी छोटी बातें हैं इसको ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब आते हैं तीसरे मुद्दे पर जो सबसे मेन है, मूल अधिकारों पर प्रभाव। इसका मतलब कि अगर भारत में अनुच्छेद 352 लगता है
नेशनल इमरजेंसी, तो उसका मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहां पर फिर से ध्यान में क्या रखना है, वित्तीय आपातकाल का, राष्ट्रपति शासन का मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मूल अधिकारों पर प्रभाव केवल और केवल 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल का पड़ता है। और इसके लिए दो आर्टिकल पढ़ने हैं, 358 और 359। इसके कंपैरिजन को समझना है तो आपको समझ में आएगा। तो अपन क्या करते हैं कि बीच में एक लाइन लगा लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं 358 और यहां पर लिख लेते हैं 359। मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 का विषय है। अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 है, जिसमें मूल अधिकारों को मूल संविधान में 7 वर्गों में बांटा गया था। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 वर्गों में बांटे जाते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 अल्पसंख्यक या सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आर्टिकल 32 को ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 20, 21, कुछ आर्टिकल जो आपको ध्यान में रखने होते हैं 19, 20, 21 और 32। ये 4 आर्टिकल यहां पर बार बार रिपीट होंगे। आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है और आर्टिकल 32 सभी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है आसान भाषा में। अब यहां पर इस बात को समझिए कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पर लगता है। पहला, वॉर के आधार पर, युद्ध के आधार पर। दूसरा, बाहर से आक्रमण के आधार पर। और तीसरा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, पहले वाला वीडियो देखिएगा तो थोड़ा आसान रहेगा। तो 3 आधारों पर नेशनल इमरजेंसी लगती है। आर्टिकल 358 क्या कहता है? आर्टिकल 358 कहता है कि यदि युद्ध होता है या फिर बाहर से आक्रमण होता है, यानी जो भी खतरा है वो बाहर से है, अंदर से नहीं है, बाहर से खतरा है, तब ऐसी कंडीशन में 352 लगता है। तो आर्टिकल 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाएंगी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताता था। 44th अमेंडमेंट के द्वारा हमने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया, एक 19 से हटाया था और एक आर्टिकल 31 हटाया था। तो यहां पर यह कहता है कि यदि युद्ध होता है या बाहर से आक्रमण होता है और राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाएंगी। यानी प्रेसिडेंट को अलग से कोई ऑर्डर देने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही स्वतंत्रताएं भारत के नागरिकों से छीन ली जाएंगे। जैसे भारत में कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। अगर 352 लगा है, 358 लागू है, तो आप भारत में कहीं घूमते हैं तो आपको रोका जा सकता है। यह मतलब है कि ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं और जैसी राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होगा तो ये स्वतः ही जीवित हो जाएंगी। और ये पूरे भारत पर लागू रहेंगी। बेशक नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल भारत के किसी राज्य पर लगा है, लेकिन अगर युद्ध व बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा है तो पूरे भारत के लोगों की, पूरे भारत के निवासियों की आर्टिकल 19 गया, स्वतः चला गया और स्वतः ही वापस आएगा और संपूर्ण अवधि के लिए जाएंगी। जब तक पूरे भारत में नेशनल इमरजेंसी लागू है तो संपूर्ण अवधि के लिए ये 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताएं भारत के नागरिकों से छीन ली जाएंगी।
अब आते हैं 359। 359 का संबंध तीनों से है, युद्ध से भी है, बाहर से आक्रमण से भी है और सशस्त्र विद्रोह से भी है। पिछले वीडियो में देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि हमारे मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह नहीं था, बाद में हमने आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह डाला। अब दूसरी बात, 352 के तहत जो मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों पर पड़ता है। यानी आर्टिकल 359 ये कहता है कि अगर युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, तीनों ही आधारों पर आपातकाल लगता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 तो नहीं छीना जाएगा। 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों का लागू होना निलंबित होगा। लागू होना निलंबित होगा, इसका मतलब यह है कि मूल अधिकार नहीं छीने जाते, मूल अधिकारों का लागू होना छीना जाता है। जैसे हमको सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अगर 359 हमारे ऊपर इंप्लीमेंट होता है तो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगी, हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर सरकार ने, प्रशासन ने हमारी अभिव्यक्ति को रोक दिया तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। पहले वाले में आपका अधिकार ही छीन लिया जा रहा है 358 में, लेकिन यहां पर यह कहा गया कि अधिकार नहीं छीनेंगे, अधिकार का लागू होना, यानी अनुच्छेद 32, 226 के तहत जो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते थे, वो छीन लिया जाता है 20 और 21 को छोड़कर। यानी यहां पर 19 भी छीना जा सकता है। आर्टिकल 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताएं भी छीनी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल युद्ध व बाह्य आक्रमण में ही आर्टिकल 19 निलंबित होता है। युद्ध व बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती हैं। लेकिन 359 यानी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भी अगर आपातकाल लगता है तब भी 19 छीना जा सकता है, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति को बताना पड़ता है, एक अलग से उद्घोषणा जारी करनी पड़ती है कि 19 भी छीना जा रहा है। इसमें बताना नहीं पड़ता, उसमें बताना पड़ता है। यानी स्वतः निलंबित नहीं होता, राष्ट्रपति के आदेश पर निर्भर करता है। और ये वाले जो कौन कौन से मूल अधिकारों का लागू होना छीना जा रहा है, ये भारत के लिए भी हो सकता है, भारत के किसी भाग के लिए भी हो सकता है, ये पूरे आपातकाल के लिए भी हो सकता है, संपूर्ण अवधि या कुछ विशेष अवधि के लिए भी हो सकता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये ध्यान में रखिएगा। 358 में अनुच्छेद 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित होती हैं, लेकिन वहां पर 20 और 21 को छोड़कर मूल अधिकार नहीं निलंबित होते, मूल अधिकारों का लागू होना निलंबित होता है। और विशेष बात क्या है कि यहां पर 19 भी निलंबित हो सकता है, 19 का लागू होना भी, लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट को एक अलग से ऑर्डर, एक अलग से प्रोक्लेमेशन जारी करना होता है। तो ये था हमारा, अगर आप वापस से आए, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव। राष्ट्रीय आपातकाल का केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव है, तीनों हमने पढ़े। यहां पर बेसिकली 2 आर्टिकल पढ़े जाते हैं, 353 और 354। यहां पर 2 आर्टिकल पढ़े जाते हैं, 83 और 172। और यहां पर 2 आर्टिकल पढ़े जाते हैं, 358 और 359। समझ में आया? वीडियो को बार बार सुनिएगा, अगर कोई दिक्कत हो बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं कि राष्ट्रपति शासन का क्या प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रपति शासन से जुड़े हुए 2 आर्टिकल हैं, 356, एक 365 भी है और एक 357। तो जब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति शासन का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका मतलब हमें इस आर्टिकल को पढ़ना होता है, 357 को। तो राष्ट्रपति शासन के प्रभाव को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सेंटर स्टेट विधायी संबंध
प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल, मूल अधिकारों पर प्रभाव कुछ भी नहीं। राष्ट्रपति शासन का जो प्रभाव पड़ता है वो केवल और केवल केंद्र राज्य संबंधों पर पड़ता है। केंद्र राज्य संबंध 3 प्रकार के हैं, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। विधायी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला, उस राज्य की विधानसभा को या तो भंग कर दिया जाएगा या फिर निलंबित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। और यदि उस राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा, तो वह राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती। यानी आप ये कह सकते हैं कि राज्य विधानसभा का राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं रहता। तो यह अधिकार किसके पास आ जाएगा? यह अधिकार राष्ट्रपति के माध्यम से संसद के पास आ जाएगा। यानी राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का एकाधिकार मिल जाता है, राज्यों से वह अधिकार छीन लिया जाता है। प्रशासनिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो राज्य की सरकार है यानी मंत्री परिषद वो समाप्त हो जाएगी और वहां पर क्या आ जाएगा? प्रेसिडेंट का रूल आ जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। और राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से उस राज्य का शासन संभालेगा या फिर किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जिसे वह नियुक्त करना चाहे तो संभालेगा। तो आप कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि राज्य की जो सरकार है वो समाप्त हो जाती है, भंग हो जाती है और पूरा का पूरा कंट्रोल राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। राष्ट्रपति उसे राज्यपाल के माध्यम से या फिर मुख्य सचिव के माध्यम से उस राज्य की कार्यपालिक शक्तियों को संभालता है। वित्तीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सारा कुछ पार्लियामेंट के हाथ में आ जाएगा कि जो राज्यों को पैसा दिया गया है वो कहां कितना खर्च करना है, सारी की सारी अथॉरिटी किसके पास आ जाएगी? सेंटर के पास, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उस अथॉरिटी को पार्लियामेंट को फॉरवर्ड कर देता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को भी फॉरवर्ड कर सकता है। इसीलिए अनुच्छेद 356 को हम लोग प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का शासन हो जाता है, राज्य की सरकार खत्म, राज्य की कर देंगे, इसलिए ऐसा कहा जाता है। अब आते हैं तीसरा और अंतिम कि अगर वित्तीय आपातकाल लगता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी से जुड़ा हुआ आर्टिकल केवल एक है, 360। भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो वित्तीय आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है? वित्तीय आपातकाल का प्रभाव वही सेंटर स्टेट रिलेशंस पर पड़ता है। सेंटर स्टेट रिलेशन कितने प्रकार के हैं? पढ़ा आप लोगों ने अभी कई बार, 3 प्रकार के हैं, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल। वित्तीय आपातकाल का मतलब कि देश की वित्तीय साख खतरे में है, देश के पास पैसा नहीं बचा, यानी देश की वित्तीय हालत डामाडोल है। तो विधायी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास कानून बनाने का अधिकार होगा, सब होगा, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस बिल हैं, मनी बिल हैं, यानी जिनका संबंध पैसों के खर्चने से है, वो सारे के सारे बिल प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 201 के तहत रिजर्व रखने पड़ेंगे। उन पर वो इंप्लीमेंट तब होंगे जब राष्ट्रपति उस पर हां करेगा। प्रशासनिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रेसिडेंट की स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल मैटर्स पर डायरेक्शन देने की पावर बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को समय समय पर बताएगा कि आपको पैसा
समझदारी से खर्च करना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी, तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा खर्चने वाला मामला है वो सेंटर गवर्नमेंट के डायरेक्शन से होगा। फाइनेंशियल मैटर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला, सेंटर गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, और इवन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, इन सब के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। की जाएगी नहीं। जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। और यहां तक कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में भी कटौती की जा सकती है। तो आर्टिकल 360 एक बहुत सीमित मात्रा में कहता है क्योंकि ये कभी लगा नहीं। अगर लगा होता तो इसमें भी अमेंडमेंट कर कर बहुत सारे नए प्रोविजन आप लोगों को जानने को मिलते। चलिए, हम लोगों ने अपने लेक्चर की शुरुआत कहां से की थी? आपातकाल का प्रभाव। आपातकाल तीनों प्रकार के, तीनों का अगर मान लीजिए कि सवाल आ जाए कि आपातकाल का केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल का केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव, राष्ट्रपति शासन का, वित्तीय आपातकाल का, और मूल अधिकारों और लोकसभा के विधानसभा के कार्यकाल पर केवल राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो आपका आपातकाल वाला टॉपिक 90% तैयार हो जाएगा 2 लेक्चर से। अब 100% क्यों नहीं? 100% के लिए आपको एक टॉपिक और करना होता है। वो क्या है कि जो 38 अमेंडमेंट हुआ, 42nd अमेंडमेंट हुआ, 44th अमेंडमेंट हुआ, यानी जो अलग अलग प्रकार के संविधान संशोधन हुए, उसका आपातकाल पर क्या प्रभाव पड़ा। एक बार एग्जाम में सवाल आया था कि 44th अमेंडमेंट का इमरजेंसी पर क्या इंपैक्ट पड़ा, तो वो वाला टॉपिक हमारा बचा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चीजों को समझा। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं तक है। हो सकता है कि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया हो, लेकिन मुझे आपको बेहतर तरीके से चीजों को समझाना था। तो 2 लेक्चर हुए, एक पहले वाला जहां पर तीनों प्रकार के आपातकाल के प्रावधानों को पढ़ा था, और आज हमने किया आपातकाल का प्रभाव। तीसरे लेक्चर में हम लोग करेंगे जो अमेंडमेंट हुए हैं, संशोधन हुए हैं, उन संशोधनों का आपातकाल पर क्या प्रभाव पड़ा, और कुछ फैक्ट जो एग्जाम के पर्पस से रेलेवेंट हो सकते हैं उन पर बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।